हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा 7 नंबर चैप्टर है लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। चैप्टर का नाम है लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है, हमने जो अब तक पढ़ा, अगर देखें 6 चैप्टर तक हमने सबसे ज्यादा जो चीजें पढ़ी उसको पहले थोड़ा सा हमने देखा। सबसे पहले 6 चैप्टर हमने सीधा सा पढ़ा कि जो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस हो गए, जेनिक फोर्सेस की वजह से, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, इनकी वजह से अर्थ में कुछ बन रहा था, कुछ टूट रहा था। सीधा सा है कि यहाँ पे कहीं पे माउंटेन बन रहे थे, कहीं पे इरोजन हो रहा था, कहीं पे वेदरिंग हो रहा था। ये पढ़ने के बाद हमें अब पढ़ना है लैंड फॉर्म्स। कैसे? चैप्टर का नाम है लैंड फॉर्म्स एंड इवोल्यूशंस। इसमें सीधा सा हमें क्या चीज समझनी है कि कैसे लैंड लैंड फॉर्म का मतलब कि लैंड पे कोई भी आकृति बन रही है या शेप बन रही है हमारी अर्थ पे, और वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब हुआ कोई भी हमारी लैंड पे कोई भी फॉर्म बनी, कोई भी आकृति बनी, चाहे वो रिवर के इरोजन से बनी, चाहे डिपोजिशन से बनी, मान लीजिए डेल्टा बना, एस्चुरीज बनी, या दूसरे शब्दों में कहूँ चाहे जॉर्ज बना, चाहे कैनान बना, या बी शेप्ड वैलीज कहीं पे भी बनी, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है लाखों सालों में, लैक्स ऑफ ईयर में। वो धीरे धीरे लाखों सालों में धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। इस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं लैंड फॉर्म एंड इवोल्यूशन। जो भी अर्थ पे लैंड फॉर्म बना, कैसे लैंड फॉर्म बनेगा कि सपोज दैट ये ये मेरा क्या है, ये मेरा एक माउंटेन था, किसी टाइम माउंटेन है। तो ये माउंटेन है, धीरे धीरे अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, इस माउंटेन को अगर मैं कहूं कि ये माउंटेन का अगर इरोजन होगा धीरे धीरे, तो सबसे पहले विंड से होगा, रेनफॉल भी इरोजन करेगी, विंड भी कर सकती है रेनफॉल, या वाटर भी कर सकती है। वेदरिंग के लिए अगर बात करूं तो टेम्परेचर का भी यहाँ पे यूज हो सकता है, टेम्परेचर। और लास्ट में कहूं ग्रेविटी। ये सारे मेरे फैक्टर हैं किसके? वेदरिंग के। वेदरिंग, ये सारे फैक्टर हैं वेदरिंग के। धीरे धीरे क्या होगा, अगर मैं मान लूं वेदरिंग में, अगर मैं पढ़ता हूं कि ये इसको मैं मान लूं ये इरोजन हो रहा है धीरे धीरे, वेदरिंग की सेकंड फॉर्म है मेरी इरोजन। वेदरिंग के बाद किसी भी रॉक में सबसे पहले वेदरिंग होती है, उसके बाद इरोजन होती है, फिर मास मूवमेंट हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं इस रॉक में वेदरिंग के बाद इरोजन हो रहा है। दीज आर द ट्रिगरिंग फैक्टर, ट्रिगरिंग एलिमेंट फॉर द वेदरिंग। ये ट्रिगर कर रहे हैं। ट्रिगर क्या कर रहे हैं? विंड मेरी है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ग्रेविटी। ये वेदरिंग को एक ट्रिगरिंग फैक्टर का काम कर रहे हैं, ट्रिगरिंग कर रहे हैं। यहां से ये एलिमेंट है फॉर द वेदरिंग, एलिमेंट फॉर वेदरिंग। ये एलिमेंट है वेदरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। विंड है, रेनफॉल है, और टेम्परेचर है। अब एक चीज समझ लो यहाँ पे कि धीरे धीरे क्या होगा, जो ये मेरा माउंटेन है, इसका क्या है कि सबसे पहले क्या है कि ये एरिया ऊपर वाला इरोजन होगा, फिर ये एरिया इरोजन होगा, फिर ये एरिया इरोजन होगा। तो धीरे अगर देखूं कि कहीं लाखों सालों में इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, तो इसको मैं कुछ दिन बाद बोल दूंगा प्लेटू। तो जो इरोजन से मेरा बना विद इन लाखों ईयर, या कह सकते हो लैक्स ऑफ ईयर में, या मान लो कि 1000 साल में, या कुछ भी में, उसको ये एरिया, इस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं इवोल्यूशन। ये धीरे धीरे प्लेटू अगर मेरा बना, माउंटेन से प्लेटू बना, ये इवॉल्व हुआ, पहली चीज। दूसरी, अगर मैं कहूं कि ये मेरा, दूसरे शब्दों में, कि ये मेरा कोई माउंटेन्स है, ये माउंटेन है, अगर माउंटेन से कोई रिवर यहां से निकल के जा रही है, ये रिवर निकल के जा रही है, तो ये रिवर अगर निकल के जाएगी तो इस एरिया में क्या है, इरोजन करके जाएगी, इरोजन, इरोजन। तो अगर इस एरिया में इरोजन करके जाएगी तो यहां से क्या है कि यहां से क्या होगी, यहां से वो इरोजन करेगी, तो यहाँ पे क्या है, यहां से रॉक को भी काटते हुए ले जाएगी,
इस एरिया में रॉक को काटते हुए ले जाएगी तो एक बी शेप की वैली निकलेगी धीरे धीरे, तो उसको मैं बोल दूंगा बी शेप्ड वैली या कोई वैली बनी। तो ये जो वैली धीरे धीरे बनी किसकी वजह से, रिवर की वजह से, उसको मैं बोलूंगा क्या, लैंड फॉर्म बना मेरा किसकी वजह से, रिवर की वजह से। वो किसी भी 13 ईयर में बना, उसको मैं बोल रहा हूँ इवोल्यूशन। और ये इरोजन है, और ये इरोजन है, इरोजन की वजह से कहीं पे भी ये अगर यहाँ से रिवर्स, मान लीजिए कि अगर मेरा अगर मान लीजिए कि अगर ये मेरा माउंटेन्स है, सॉरी, ये मेरा अगर ये मेरा माउंटेन है, यहाँ से रिवर निकल के गई तो यहाँ से जो भी डेब्रिस या मलबा ले जाएगी तो कहीं तो डिपॉजिट करेगी। तो एक एरिया में एक फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, उसको मतलब इरोजन, इरोजन की वजह से बन रहा है कोई भी लैंड फॉर्म। और इस एरिया में एक बन रहा है डिपोजिशन की वजह से। तो कह सकता हूँ लैंड फॉर्म आर द टू टाइप, फर्स्ट ड्यू टू द इरोजन, सेकंड ड्यू टू द डिपोजिशन। वही सारी चीज हम इसमें पढ़ रहे हैं कि दो तरीके से मेरे लैंड फॉर्म हो सकते हैं, पहला इरोजन की वजह से हो सकता है और दूसरा डिपोजिशन की वजह से हो सकता है। पहला मेरा इरोजन की वजह से हो सकता है, दूसरा डिपोजिशन की। क्यों, यहां से अगर कोई भी डेब्रिस या मलबा कट के जा रहा है तो रिवर यहाँ पर ले जाएगी, यहाँ पे बनाएगी। बाद में वो बात अलग है, हम उसे डेल्टा बोल देंगे, एस्चुरीज बोल देंगे। यहाँ पे अगर बन रहा है तो जॉर्ज भी बोल दूंगा, बी सेप वैली भी बोल दूंगा, कैनाइन भी बोल दूंगा, वो बात अलग है। उसका जैसी सेव है उस हिसाब से हमने नाम रख दिया। सिर्फ इतना समझना, ये जिस टाइम पीरियड में हो रहा है ये धीरे धीरे हो रहा है, इसको बोला इवॉल्व, इवोल्यूशन। तो ये लैंड फॉर्म बना, ये जो लैंड फॉर्म बना, एक चाहे मान लीजिए डेल्टा अगर यहाँ पे बना, या मान लीजिए बी शेप्ड वैली बनी यहाँ पे, तो ये दो तरीके की लैंड फॉर्म इवॉल्व हुई, बी शेप्ड वैली, डेल्टा। इसी का चैप्टर का नाम है, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज द लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। लैंड फॉर्म कैसे बनी और इनका इवोल्यूशन हुआ। दूसरे एग्जांपल से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, रिवर के कोर्सेज से, यहां से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, सपोज दैट ये रिवर का एक तरह का पूरा सा कह सकता हूं रिवर का कोर्स एरिया। रिवर अगर यहां से माउंटेन से निकल के जा रही है तो देखो यहाँ पर रिवर क्या है, बहुत यंग है, यंग है। यहाँ पर रिवर का क्या है, मैच्योर है। और इस एरिया में रिवर क्या है, ओल्ड है। अब देखो, जो इस एरिया में अगर रिवर यंग है तो यहां से माउंटेन से निकली तो सबसे ज्यादा जो रिवर काटेगी, इरोजन करेगी, उस एरिया में करेगी जहां पे उसकी स्ट्रीम बहुत ज्यादा हो। तो इस एरिया में अगर मैं बात करूं तो इस एरिया में रिवर्स की जो स्ट्रीम है, या कहूं रिवर्स का जो बहाव है, एनर्जी है, इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, रिवर की तीव्रता बहुत ज्यादा है इस एरिया में, पहली सी। दूसरा, दूसरा ये इसकी जो रिवर की स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम का भी बहाव, स्ट्रीम की भी बहुत ज्यादा है, और इरोजन भी बहुत ज्यादा है इस एरिया में। ये चीज समझ में आ गई। अगर इरोजन बहुत ज्यादा है, स्ट्रीम की जो स्पीड है, या स्ट्रीम स्पीड कह सकूं, इसमें स्पीड है स्ट्रीम की, उसकी धारा की जो स्पीड है, उसका जहां से वो ओरिजिन हुआ रिवर का, या जिस एरिया में रिवर का सीधा सा कह सकता हूँ यंग एज में है रिवर, वहां से सीधे सीधे चलेगी। इस एरिया में जो भी लैंड फॉर्म बनेंगे उस लैंड फॉर्म को क्या मैं बोलूंगा, इरोजनल लैंड फॉर्म, इरोजनल, इरोजनल लैंड फॉर्म। इस एरिया में जो लैंड फॉर्म बन रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं इरोजन की वजह से लैंड फॉर्म। अब क्या, जैसे ये मैच्योर स्टेज में आएगी रिवर, तो इसका जो इरोजन है थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू अपर एरिया। धीरे धीरे क्या होगा, इस एरिया में जो मैंने कहा ओल्ड एरिया, इस एरिया में रिवर क्या बनेगी, इस एरिया में अपना डिपोजिशन करना शुरू कर देगी। तो इस एरिया में डिपोजिशन क्यों कर देगी, कि यहाँ पर रिवर का स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी बहुत कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कम हो जाएगी। और क्या, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी का, पानी की जो तीव्रता है वो कह रहे काटने की, वो भी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी कम, स्ट्रीम कम हो जाएगी, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। और जो रिवर इरोजन तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ पे होगा डिपोजिशन, डिपोजिशन।
तो एक चीज मुझे समझ में आई रिवर में, तो डिपोजिशन में यहाँ पे सेडिमेंटेशन की वजह से डेल्टा भी बन जाएगा, बहुत सारे बर्ड फूड डेल्टा, एस्चुरीज वगैरह जो बनाती हैं। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे कि रिवर जिस एरिया से निकल के आ रही है, जिस एरिया से निकल के आ रही है, उस एरिया में जो लैंड फॉर्म बना रही है, उन लैंड फॉर्म को क्या मैं बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ मैं इरोजन की वजह से जो मेरे लैंड फॉर्म बने, उनको मैं बोल रहा हूँ इरोजन लैंड फॉर्म। और जिस एरिया में रिवर क्या है कि जिस एरिया में ओल्ड एज है, यहाँ पे डिपोजिट कर रही है, उनको बोल रहा हूँ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो अब बात ये आती है, ये विद इन टाइम पीरियड बने होंगे, लाखों ईयर, हजारों ईयर में बने होंगे, दैट्स वाई इनको मैं बोल रहा हूँ इवोल्यूशन। यही सारी चीज मुझे पढ़नी है उसमें एक एक करके। जैसे अब रिवर अगर बनती है तो क्या बनाती है, सबसे पहले क्या बनाएगी, सबसे पहले अगर देखो रिवर मेरी बनाएगी वैलीज, फिर मेरी बनाएगी जॉर्ज, फिर बनाएगी कैनाइन। तीन तरह के सुपर अपर, अगर मैं कहूं, अगर रिवर मेरी यहां से निकल रही है, अगर रिवर मेरी यहां से निकल रही है तो पहले ये स्ट्रीम ज्यादा नहीं, फिर मेंडरिंग बहुत ज्यादा करेगी, ये लास्ट में डिपोजिशन करेगी, ऐसे समझो। तो ये अगर रिवर का कह सकता हूं मैं अपर एज या यंग एज है, यंग, और यहाँ पे मैच्योर है, और यहाँ पे अगर मैं कहूं यहाँ पे ओल्ड है। तो इस एरिया में जो भी लैंड फॉर्म बनेगा, इस एरिया में जो भी लैंड फॉर्म बनेगा, उस लैंड फॉर्म को मैं क्या कह रहा हूं, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। डिपोजिशनल, नॉट डिपोजिट, सॉरी, इरोजनल लैंड फॉर्म, इरोजन, इरोजनल लैंड फॉर्म। इरोजन की वजह से बन रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा यही कटाव करेगी, इंटेंसिटी ज्यादा है, इरोजन ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है। तो पहला इरोजन मेरा होगा क्या पे, पहला इरोजन मेरा होगा रिवर की वजह से, पहला मुंह बनाएगी बी शेप्ड वैली, बी शेप्ड वैली, बी शेप्ड वैली। बी शेप्ड वैली अगर पूछे क्वेश्चन, पीसीएस वगैरह में यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, रिवर की यंग स्टेज पे बनती है बी शेप्ड वैली। और दूसरा वन आएगी जॉर्ज, जॉर्ज। अभी हम इनको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, जॉर्ज। और तीसरा वन आएगी कैनाइंस, कैनाइंस। ये तीन तरह के इरोजनल लैंडफॉर्म रिवर बना रही है, बी शेप्ड वैली, जॉर्ज, कैनाइंस। बी शेप्ड वैली का मतलब ये हुआ, यहां से अगर थोड़ा सा मैं समझू बी शेप्ड वैली का, कि अगर ये माउंटेन से रिवर निकल के आ रही थी, अगर ये मेरे ऐसे माउंटेन थे, माउंटेन थे, तो यहां से रिवर निकल के आ रही थी, तो यहाँ पे सीधा सा क्या है, इस एरिया को काट के रिवर ने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, लैंडफॉर्म बना दिया वी की शेप्ड में, इसको मैं बोल रहा हूं वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली। अगर यही वी शेप्ड वैली धीरे धीरे जॉर्ज में चेंज हो जाएगी, कैसे कि इसका जो वी शेप्ड वैली धीरे धीरे जॉर्ज में कैसे चेंज हो जाएगी कि इसका जो ऊपर का एरिया है और नीचे का एरिया, वीपर के एरिया में भी वेदरिंग शुरू हो जाए, वो लगभग लगभग बराबर हो जाए, उसको मैं बोल लेता हूं क्या, जॉर्ज। अगर यही बी शेप्ड वैली फ्यूचर में और ज्यादा इसका इरोजन हुआ, तो ये क्या है कि जो मेरा ये बी शेप्ड है, वे सीधा सा इसका वर्टिकल, क्या कह दूं कि ये वर्टिकल एक ऊपर से नीचे की लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, तो मैं इसे बोल दूंगा जॉर्ज। और यही जॉर्ज बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको मैं बोल दूंगा कैनाइन। कैसे समझते एक एक करके। सपोज दैट ये रिवर है, इसने सबसे पहले ये लाइमस्टोन लिख दिया, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये गलत लिखा है, ये लाइमस्टोन का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, लाइमस्टोन कास्ट टोपोग्राफी। थोड़ी देर की ये रिवर यहाँ से निकली माउंटेन से, और यहाँ पे सीधा सा क्या, ये ऐसे ऐसे जो वी शेप्ड बना रही रॉक को काट के धीरे धीरे, इसको मैं बोल रहा हूँ वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली। रॉक को धीरे धीरे विद इन ईयर, लाखों ईयर, हजारों ईयर में काटेगी, और एक वी शेप्ड वैली में ऐसे करके पानी धीरे धीरे निकलता जाएगा, इरोजन करता जाएगी। वी शेप्ड वैली में जो कटिंग आएगी रिवर की, तीसरे इरोजन आएगा, उसको मैं बोलूंगा वी शेप्ड वैली।
अगर यही बी शेप्ड वैली धीरे-धीरे क्या हुआ, ये थोड़ी देर की रेड लाइन भूल जाओ, ये क्या है कि ये सीधा सा रिवर आ रही थी, ये पहले बी शेप्ड वैली ऐसे था, इसका सीधा सा क्या है, ये एरिया रिवर का ऊपर से आना और ये एरिया ऊपर की वेदरिंग की वजह से सीधा सा कट गया और ये रिवर सीधी सी निकल गई, इनका सीधा सा ये एरिया दोनों ऊपर वाला बी शेप और नीचे वाला दोनों बराबर हो गए, तब मैंने बोला जॉर्ज। जॉर्ज, ये जॉर्ज बना। और आगे देखूं तो यही जॉर्ज धीरे धीरे क्या है ना, ये कैनाइन में चेंज हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा बन जाए। तो इसको जैसे ये बहुत छोटा सा आप नहीं दिख रहा होगा, ये रॉक में बहुत बड़ी एरिया में बन जाता है जॉर्ज, तब मैं उसको बोलता हूँ कैनाइन। तो यहां से सीधा सा मुझे समझ में आ रहा है कि इरोजन की वजह से रिवर इनिशियल स्टेज में जो इरोजन होता है रिवर में, सबसे पहले बी शेप्ड वैली बनाती है, उसके बाद जॉर्ज बनाएगी, उसके बाद क्या बनाएगी मेरी रिवर, दैट इज कैनाइन्स। कैनाइन्स, ये चीजें मुझे धीरे धीरे समझनी है, उनको मैं एनसीईआरटी पे समझने की कोशिश करता हूँ, जो हमने अब तक समझा वही कह रहा है। चैप्टर में अगर शुरू से बात करूं कि हमने बेदरिंग के बाद क्या इरोजन कैसे, ये सारी चीजें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि बेदरिंग हमारी होती है, बेदरिंग हमारी होती है, बेदरिंग के बाद कह रहा है कि इरोजन होता है, इरोजन के बाद हमारा मास ट्रांसपोर्टेशन होता है, वही है लैंडफॉर्म वगैरह बनता है। ये सारी चीजें इसी चैप्टर में, जियोमॉर्फोलॉजिकल एजेंट उसने कहा, डिपोजिशन टू सेट, ये कह रहा है यहाँ से जो मैंने कहा कि जो कौन को इरोजन भी हो सकता है और डिपोजिशन भी हो सकता है। किसी भी लैंडफॉर्म के बनने में दो फैक्टर काम करते हैं, डिपोजिशन और इरोजन। उनके अलग अलग एजेंट हो सकते हैं, जैसे डिपोजिशन का एजेंट ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है, इरोजन का एजेंट में विंड हो गया, वाटर हो गया और सारे फैक्टर हो सकते हैं। वही सारे है कि वो किसकी वजह से होता है कि अगर किसी फॉल्ट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ये सारी रॉक की हार्डनेस सॉफ्टनेस पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस रॉक पे कितना इरोजन होगा। दैट इज एंटायरली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रॉक। इफ द नेचर ऑफ द रॉक इज हार्ड, और अगर ग्रेनाइट है और ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो जाहिर सी बात है इरोजन सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक में होगा एज कंपेयर टू ग्रेनाइट रॉक। ये चीज यहाँ सारी चीजें वहां पे। क्लाइमेटिक फिर कह रहा है क्लाइमेटिक फैक्टर, टेक्टोनिक फैक्टर, वो रॉक किस एरिया, ये सारी चीजें हैं। अब जो हमने समझा, पहला इरोजन है हमारा रनिंग वाटर इरोजन, रिवर का इरोजन पहले हमें समझना है कि सबसे पहले इसमें दो चैप्टर में हम दो तरीके के लैंडफॉर्म होते हैं, एक तो इरोजन की वजह से, एक डिपोजिशन की वजह से। हियर वी आर गोइंग टू स्टडीज अबाउट द इरोजन, इरोजन लैंडफॉर्म पढ़ेंगे हम। तो इरोजन लैंडफॉर्म हम पढ़ रहे हैं रिवर की रेस्पेक्ट में कि रिवर की इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। यहाँ पर रिवर के डिपोजिशन से बनते, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी किसकी वजह से, इरोजन। इरोजन कैसे, वही शादी कह रहा है ये कि ह्यूमन रीजन में हैवी रेनफॉल करता है, जियोमॉर्फोलॉजिकल एजेंट होते हैं, सरफेस पे भी होते हैं, वो सारी चीजें। ओवरलोड रिवर का कितना है, ओवरलोड का मतलब रिवर कितना पानी ले जा रही है, उसमें सेडिमेंट कितने। फिर कह रहा है मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर, कि जो ज्यादातर इरोजन लैंडफॉर्म रनिंग वाटर से करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि यूथफुल स्टेज कैसी है, रिवर की यूथफुल स्टेज कैसी है, फ्लोइंग ग्रेडियंट कौन सा है, ग्रेडियंट का मतलब रिवर का स्लोप कैसा है, रिवर की यूथफुल स्टेज है, रिवर की स्ट्रीम कैसे चल रही है, और चैनल कितना बड़ा है, रिवर का शेप ग्रेडियंट टर्न इनटू जेंटल कंटिन्यू इरोजन एंड एज अ कंज्यूम लॉस देयर वेलोसिटी फैसिनेटिंग डिपोजिशन, देयर मे बी डिपोजिशनल फॉर्म एस ऑफ स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर द स्ट्रीम। इस सारे चैप्टर में उसने यही बताया है, सॉरी उसमें पैराग्राफ में उसने यही बताया, यहाँ तक वो ये कह रहा है कि रिवर का जो इरोजन होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, वो सबसे पहले रनिंग वाटर पे करेगा कि वाटर रनिंग कर रहा है, स्ट्रीम कैसी है, यूथफुल स्टेज में है, या स्ट्रीम का जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, वो कितना इंक्लाइंड है। और तीसरा कह रहा है कि उसका जो कैचमेंट एरिया है रिवर का, वो भी डिपेंड करता है कि रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो कितना ज्यादा है, उस पर भी रिवर करता है, डिपेंड करता है। और जितना ज्यादा इरोजन होगा उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा।
यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि जितना ज्यादा इरोजन होगा उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा। वही कह रहा था, द जेंटलर ऑफ द रिवर चैनल इज ग्रेडियंट स्लोप द ग्रेटर इज द डिपोजिशन व्हेन द स्ट्रीम बेड फ्रॉम द, वही सारी चीजें। ओवरलोड फ्लो कौन, सीट इरोजन, ओवरलैंड में सीट इरोजन होता है डिपेंडिंग इरेगुलरिटीज ऑफ द लैंड सरफेस, ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ द सीट फ्रिक्शन ऑफ द कॉलम फ्लोइंग वाटर माइनर मेजर क्वांटिटी मटेरियल फ्रॉम द, ये सारी चीजें वो वैसे मैं बता चुका हूँ उसमें, फिर भी एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। दीज रील्स में ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग वाइड गलीस, द गलीस विल द फर्दर डीपनिंग वाइड। और देखो, सबसे पहले क्या है कि सीट इरोजन होगा, फिर गलीज इरोजन होगा। टाइप ऑफ इरोजन बताए गए हैं इसमें कि इरोजन कैसे होगा, कि पहले क्या है कि स्प्लैश इरोजन, वो सारे इरोजन जैसे, हाँ हम पढ़ते हैं कि रिवर, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले ऊपर की लेयर जाएगी, फिर धीरे धीरे नीचे की लेयर जाएगी, सीट इरोजन, फिर गली इरोजन, ये सारे इरोजन इसमें बताए गए हैं। फिर कह रहा the divide between drainage basin like are like lowered until they almost completely flattened and having finally lowland then filled was there are this type of plain forming as a result of stream erosion called a plain almost plain the characteristic of the each stage landscape developing in the running water is summarized follow। ये सारे हम चीजें हम प्लेन भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, पहले हम समझते हैं यूथफुल स्टेज में। ये सारी जैसे प्लेन उसने कहा वो डिपोजिशन का, और डिपोजिशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़े थे यूथफुल स्टेज में। तो यूथफुल स्टेज में मैंने कहा कि रिवर सबसे पहले क्या बनाती है, बी शेप्ड वैली, बी शेप्ड वैली। तो सबसे पहले यूथफुल स्टेज में रिवर बनाएगी, यूथ क्या बनाएगी, स्ट्रीम आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज विद पुअर इंटीग्रेशन फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप एंड फ्लोइंग सैलो बी शेप्ड वैली। क्या वर्ड है कि यूथफुल स्टेज में रिवर की स्ट्रीम का इतना ज्यादा वो नहीं होता है, शुरुआत में इनिशियल स्टेज में पानी उतना ज्यादा नहीं होता है, वो और ज्यादा ट्रिब्यूटरीज को कलेक्ट करके ज्यादा बाद में होता है। वहां पे सैलो बी शेप्ड वैली बनती है, सैलो ज्यादा गहरी नहीं होती, बी शेप्ड वैली बनती है विद नो फ्लड प्लेन, विद वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स along trunk stream divided in broad flat and massive swamp lake meandering it present develop at the broad। ये सारा कहता है फिर धीरे धीरे वो meandering में चेंज हो जाती है। meandering का मतलब सांप की तरह रिवर चलती है। वही सीधे दीज meandering मेन वाटरफॉल और रैपिड, वो सीधा सा ये कह रहा है कि रिवर जब यूथफुल स्टेज में होती है वहां से बी शेप्ड वैली बनती है। meandering हम बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर कह रहा है ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम आर, ये पहले ये समझ लो, इसने पूरा भी नहीं बताया यहाँ पे, पूरा मैं बता रहा हूँ। यूथफुल स्टेज में या इनिशियल स्टेज में, यूथ स्टेज में क्या क्या बनेगा, इसने बहुत शॉर्ट कर दिया है, मैं पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो बी शेप्ड वैली बनेगी, ये याद रखो, बाद में ये वर्ड मिलेंगे, बी शेप्ड वैली बनेगी। वही बी शेप्ड वैली धीरे धीरे चेंज हो जाएगी जॉर्ज में, जॉर्ज, वही जॉर्ज धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, उसको मैं बोल दू कैनाइंस, कैनाइंस। तो एक चीज समझ में आ रही है, ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज थ्री टाइप ऑफ लैंड फॉर्म मे बी फाउंड, तीन तरह के लैंड फॉर्म मुझे मिल सकते हैं। पहला लैंड फॉर्म है मेरा बी शेप्ड वैली, दूसरा जॉर्ज है, तीसरा मेरा कैनाइंस है, जो मैंने समझा। ये जो आपको दिख रहा है ये एक तरीके का कह सकता हूँ, ये मेरा जॉर्ज है। ये किसी टाइम पे बी शेप्ड वैली, द वैली कावेरी रिवर, ये सारी के बी शेप्ड ब्रह्मपुत्र वैली, धीरे धीरे यही वैली उसमें चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ये यहाँ पे बी शेप्ड वैली बन रही है, यही बी शेप्ड वैली धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जॉर्ज में चेंज हो जाएगी। रिवर का क्या, रिवर जैसे यहां से निकली तो बराबर दोनों तरफ काट के चलेगी, उसको जॉर्ज बोल दूंगा। यही जॉर्ज धीरे धीरे मेरा, यही जॉर्ज धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। वो मेरा क्या, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा साफ से, वही जॉर्ज मेरा धीरे धीरे किस में चल, कैनाइंस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मेरे इरोजनल है, किसकी वजह से बन रहे हैं, ये मेरे यूथफुल स्टेज में इरोजन की वजह से बन रहे हैं। ये सारी चीजें पूरे चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी ने यहाँ पे पूरी बात अपनी नहीं कही है, इसलिए बता रहा हूँ कि इरोजन की वजह से जो भी बनेगा वो बी शेप्ड वैली बनेगी। अगर पूछा जाए इरोजन की वजह से
तो पहला बी शेप्ड वैली बनेगी, दूसरा जॉर्ज बनेगा, कैनाइंस बनेगा, ये बनेगा मेरा यूथफुल स्टेज में, यूथ स्टेज में। बस इनका दायरा थोड़ा बड़ा होगा, जॉर्ज थोड़ा बड़ा, कैनाइन से भी बड़ा, और ये किसकी वजह से बने, इरोजन से, ये हमने समझा। फिर कह रहा है मैच्योर स्टेज में क्या होगा, मैच्योर स्टेज में द वैली आर स्टिल बी शेप्ड but deep trunk in the stream broad through the have wide floodplain within which stream may flow in the meandering confined with the valley the flat and broad stream with disappear waterfall and is ये कि वाटरफॉल वगैरह भी इस एरिया में पाए जाएंगे, वाटरफॉल एंड रैपिड्स डिसअपियर, तो वो सॉरी वाटरफॉल इस एरिया में क्या है, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे, इस एज में वाटरफॉल पाए जाएंगे। फिर कह रहा है ओल्डर स्टेज में क्या है कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी मिल जाएंगी, और यहाँ पे क्या है कि रिवर्स क्या मियांडरिंग भी करना शुरू करेगी और ऑक्सबो लेक भी बनाएगी, फ्लड प्लेन्स भी बनाएगी, ये सारी चीजें हम डिपोजिशन में पढ़ेंगे। उसके पहले इसको अगर मैं समराइज करने की इस लाइन को करूं तो उसने कहा कि यूथफुल स्टेज, रिवर की जो स्टेज है, अगर यहां से पढ़ूं, रिवर की जो स्टेज है, रिवर जो मेरी निकल रही है इस एरिया से, तो उसने कहा कि वही चीज बार बार है कि इस एरिया में क्या है, इस एरिया में सबसे ज्यादा इरोजन की वजह से बनेगा, तो मेरा क्या बैलीज बनेंगी, बैलीज, बैलीज के अलावा मेरा, मैंने कहा बैलीज के अलावा क्या बनेंगे, बैलीज के अलावा मेरे जॉर्ज बनेंगे, जॉर्ज के अलावा कैनाइंस बनेंगे, ये सारी चीजें हमने समझी। फिर कह रहा है इस एरिया में क्या है, वाटरफॉल कम हो जाएंगे, और इस पे कह रहा है कि ऑक्सबो लेक भी बनेंगी, मियांडरिंग भी होगी, और डिपोजिशनल सेडिमेंट डेल्टा वगैरह भी बनेगा ओल्ड स्टेज पे। ऑक्सबो लेक हम समझेंगे जब डिपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे तब। तो हमें ये समझना है कि दो तरीके से इरोजन रिवर बना रही है, वो दो तरीके से लैंडफॉर्म बना रही है, एक इरोजन की वजह से, एक डिपोजिशन की वजह से। वही सारी चीजें एनसीईआरटी के चैप्टर में मेंशन है। अब आ जाओ इस पे इरोजनल लैंडफॉर्म्स पे। पहला इरोजन की वजह से रिवर जो हमने पहले ही पढ़ लिया, वैलीज हमने पढ़ा, वैलीज स्टार्ट है स्मॉल नैरो रिल ऑफ द, स्मॉल नैरो से बनती है, स्मॉल नैरो जो हमने कहा अगर ऐसी कोई फॉर्म है दैट इज वैली, द रिल एंड ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग वाइड गलीज, इन द गलीज विल फर्दर डीपन विद द स्ट्रेंथ गिव राइज टू वैलीज, डीपनिंग इन द डायमेंशन एंड शेप में भी टाइप ऑफ वैली, बी शेप्ड वैली, बी शेप्ड वैली भी हो सकती है, जॉर्ज भी हो सकता है, कैनाइंस, ये हमने पढ़ा, बी शेप्ड वैलीज, जॉर्ज, कैनाइंस। बी शेप्ड वैली कैनाइंस का मतलब ये बी शेप्ड वैली एक सीधा सा एक, ये कहता है वर्टिकल उसकी लगभग बराबर हो जाए, और ये जब जॉर्ज है, ये मेरी बी शेप्ड वैली है या वैली सीधे कह दूं, और ये मेरा जॉर्ज है, और जिस जॉर्ज का एरिया और बढ़ जाए, वही कह रहा है कैन कैन बी रिकॉग्नाइज जॉर्ज डीप वैली। जॉर्ज का मतलब क्या होता है, जॉर्ज का एक वैली होती है लेकिन वो थोड़ी डीप होती है, गहरी होती है, विद वेरी स्टीप एंड स्टेट साइड हो जाती है इसकी, स्टेट साइड, एंड कैनान आर करेक्टेड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप एंड मे बी डीप एज अ जॉर्ज। कैनान कह रहा है कि उसकी भी स्टीप स्लोप होती है, लेकिन स्टीप का मतलब थोड़ा ग्रेडियंट आ जाता है, लेकिन उसका डीप किससे ज्यादा, जॉर्ज से ज्यादा हो जाता है, वही सारी चीजें उसमें बताई गई है। एंड फिर कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट कैनाइन इज वाइडर इन टॉप, कैनाइन क्या होता है कि टॉप पे थोड़ा सा वाइडर होता है ऐसे करके, कैनाइन, canines is wider on top than a bottom. In fact, a canine is variant of George Valley type depend upon the type and structure rock in which they are. Canine commonly horizontal, we added in a sedimentary rock and George form a hard rock. यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, वो ये कह रहा है जो कैनाइन मोस्टली बनता है वो सेडिमेंट्री रॉक में बनता है। यूपीएससी एक स्टेटमेंट दे सकती है यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ द कैनाइन मोस्टली फाउंड इन द आग्नेय रॉक, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। वो कह रहा है कॉमनली कैनाइन कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजेंटल बी एडेड सेडिमेंट्री रॉक, कौन सी रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेरे साथ बोलो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में, एंड जॉर्ज फ्रॉम हार्ड रॉक, जॉर्ज फ्रॉम हार्ड रॉक का मतलब आग्नेय रॉक हो सकती है। ये सारी चीजें यहाँ से बताई गई हैं। तो किस तरीके के इरोजनल लैंडफॉर्म बन रहे हैं मेरे, वैलीज बनेगी, फिर मेरा क्या बनेगा, जॉर्ज बनेगा, फिर कैनाइन बनेगा।
पोथोल्स एंड प्लग पोल्स को हम समझते हैं। पॉट होल्स एंड प्लग पोल। पॉट होल्स का सीधा सा मतलब ये हुआ, ये देखो पॉट होल्स, ये समझो ये वाले कि ये जो शेप है मेरी, ये जो मेरी शेप है, ये मेरी पॉट होल्स की शेप है। कैसे कि कहीं पे भी छोटे छोटे क्या होता है कि अगर अगर इस एरिया में क्या हुआ, इस एरिया में अगर कोई भी डस्ट जम गई और उस एरिया में वाटर का थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, तो वो डस्ट क्या करेगी, धीरे 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 आसपास क्या क्या भी काट इरोजन कर देगी। उस एरिया को मैं बोलूंगा पॉट होल्स। ये पॉट होल्स, ये कि उस एरिया में कोई भी रॉक हुई, हार्ड रॉक हुई, कुछ भी हुई, वाटर की वजह से वो मूवमेंट करती रही, मूवमेंट कर देखा होगा आपने कहीं, मूवमेंट करती रही तो धीरे धीरे इरोजन करेगी। उसको मैं बोलूंगा पोर्ट हॉल्स, या होल्स भी कह देता हूँ, पॉट हॉल्स। सीधा सा मतलब पोर्ट हॉल्स। पॉट होल्स का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर इस एरिया में जो डस्ट या कंकड़ है या पीबल्स है, पत्थर है, वाटर के मूवमेंट की वजह से क्या है कि वो उस एरिया में क्या है, मूवमेंट करना, धीरे धीरे मूवमेंट उसी एरिया में सर्कुलेट सर्कुलेट होते रहे किसी वजह से, उस एरिया में जो भी लैंड फॉर्म होना बोलेगा उसको मैं बोलूंगा पॉट हॉल्स। पोर्ट हॉल्स समझ में आया, वाटर की मूवमेंट की वजह से। अब देखो प्लंज क्या होते हैं या सिंक होल क्या होते हैं, जो एनसीईआरटी लाइन लिखती है, क्या लिख रही है ये, प्लंज ही लिख रही है। प्लंज क्या होते हैं, सिंक होल्स क्या होते हैं। प्लंज को सिंक होल भी बोलते हैं कि अगर कहीं पे भी वाटरफॉल है, वाटरफॉल है तो वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा इसकी वजह से बन जाता है। धीरे धीरे वो सडनली नहीं क्रिएट होता है, उसके लिए हजारों लाखों ईयर भी लग जाती हैं। उस गड्ढे को, उस लैंडफॉर्म को मैं बोलता हूँ प्लंज पूल या सिंक होल। वही इस चीज में मुझे है, जैसे स्टेज वन, यही सारी ये कस्ट रीजन तो ये फालतू में चला गया है। यही है कि रिवर का कैसे कैसे धीरे से हुआ है, ये पॉट होल्स बने हैं। जैसे हमने पढ़ा कि दीज आर द पॉट होल्स, किसकी वजह से, सेडिमेंट की वजह से बन रहा है। कोई भी पीबल्स है उस एरिया में धीरे धीरे, अगर सेडिमेंट्री रॉक है तो बहुत ज्यादा अच्छे से बन जाएंगे। वही एनसीईआरटी इन्हीं चीज को डिस्क्राइब करने की कह रही है। क्या कह रही, पॉट होल्स ओवर अ रॉकी बेड हिल स्ट्रीम मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन। सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड है पोर्ट होल्स। किसी भी हिल स्ट्रीम पे, हिल बेड पे, हिल की स्ट्रीम पे एक सर्कुलर डिप्रेशन बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, उसको मैं बोलता हूँ पोर्ट होल्स। फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन। स्ट्रीम इरोजन का मतलब रिवर की स्ट्रीम की वजह से धीरे धीरे इरोजन होता है। एडेड बाई एब्रेशन रॉक फ्रेगमेंटेड, जो रॉक के फ्रेगमेंटेड होते हैं, रॉक के डैब्रिश होता है, रॉक का जो मलबा छोटा छोटा होता है, वो स्ट्रीम के जैसे ही आएगा तो वहां सर्कुलर कर जाएगा, तो वहां पे ऐसे ऐसे करके वो बन जाएगा, उसको मैं बोलूं पोर्ट होल्स। इसमें क्या हो सकते हैं, पीबल्स हो सकते हैं, बाउल्डर्स हो सकते, पत्थर हो सकते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, और ये कलेक्टिवली क्या है, एक डिप्रेशन बना देंगे, उनको मैं बोल रहा हूँ पॉट होल्स। पॉट होल्स। तो अगर पूछा जाए पॉट होल्स कौन सा लैंडफॉर्म है, पॉट होल इज द इरोजन लैंडफॉर्म, वही इरोजन लैंडफॉर्म की है, और उसका डायमेंशन अलग अलग तरीके से हर जगह मिलेगा। डिप्रेशन इन जॉन एंड स्ट्रीम वैली गेट डिप्रेस एंड फुट ऑफ, अब कह रहा है एट द फुट ऑफ द वाटरफॉल, waterfall also large potholes quite deep and wide former because of the steep impact of water rotation of the water. Such a large deep holes is obvious waterfall called plunge pools. प्लंज पूल्स का मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई वाटरफॉल है, सीधा सा कि अगर ये वाटरफॉल, अगर ये मेरा वाटरफॉल है, अगर ये मेरा वाटरफॉल बन रहा है तो यहाँ धीरे धीरे पॉटहोल्स होगा, उसके बाउल्डर या पीबल की वजह से इसकी गहराई भी बढ़ती जाएगी, इसका एरिया भी बढ़ जाएगा, उसको मैं बोलूंगा प्लंज पूल्स, या सिंक होल भी बोल देते हैं कभी कभी। तो प्लंज पूल्स एंड द पॉट होल्स आर द इरोजनल लैंडफॉर्म, दोनों इरोजनल लैंडफॉर्म है। दीज पूल्स हेल्प इन डीपनिंग वैली, वाटरफॉल आल्सो ट्रांसटी एंड लाइक अदर लैंडफॉर्म। यही सारी चीजें इसमें, पॉट होल्स क्या है और प्लंज क्या है जो हमने पढ़ा समझा। फिर कह रहा है मियांडरिंग। ये मियांडरिंग को सीधा सा समझो, मियांडरिंग का सीधा सा मतलब हुआ कि अगर रिवर
अगर ऐसे समझो, इसमें सिर्फ हमें वर्ड को समझना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखो, इस एरिया से इस एरिया के नीचे की तरफ देखो, रिवर का जो पैटर्न ऐसे-ऐसे जो आपको दिखा रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज़ द मेंडरिंग। मेंडरिंग किसकी वजह से होती है? अगर रिव आ जाए, पहला तो स्लोप नहीं होती इस एरिया में, स्लोप का क्या है, स्लोप बहुत कम हो जाती है, पहला रीज़न। दूसरा क्या है, ये कोरोलिस फोर्स की वजह से भी हो लग सकती है, कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स की वजह से, अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से भी रिवर की मेंडरिंग हो सकती है। तो ये सारे अर्थ का रोटेशन, लैक ऑफ स्लोप, ये हो सकती है। तो रिवर क्या है, यहाँ पे रिवर की स्ट्रीम या रिवर की स्पीड कम होगी, तो रिवर धीरे-धीरे क्या करेगी, उसको धीरे-धीरे अपनी स्लोप की कम होने की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से, कोरोलिस फोर्स की वजह से, वो क्या है ना, वो धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे घूमना शुरू कर देगी। उस प्रोसेस को बोलूँगा मेंडरिंग। अब एक चीज़ मुझे समझनी है मेंडरिंग में, मेंडरिंग, मेंडरिंग में सीधा-सा थोड़ी देर के लिए समझो, अगर ये एक रिवर है, ऐसे चल रही है, लेकिन अगर ये रिवर है, ऐसे सीधे चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या हुआ, ओल्ड एज में ओल्ड एज में कोई भी रिवर सीधा चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे स्लोप बहुत कम है, स्लोप है ही नहीं या कम है, ऐसा मान लो, स्लोप है ही नहीं है। रोटेशन ऑफ द अर्थ लग रहा है, रोटेशन ऑफ अर्थ लग रहा है, कॉरियोलिस फोर्स की वजह से भी हो सकता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे ये रिवर क्या करेगी कि जो रिवर ऐसे जो सीधी ऐसे चल रही थी, वो क्या करेगी कि यहां से अगर रिवर की स्ट्रीम है, तो इस एरिया में टकराएगी, इस एरिया में टकराएगी, इस एरिया से इरोजन करेगी, इस एरिया में फिर टकराएगी, इस एरिया में टकराएगी, इस एरिया में टकराएगी। तो एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे सीधा सा इस एरिया से कुछ सेडिमेंट काट के ले जाएगी। अगर इस एरिया से सेडिमेंट काट के ले जाएगी, तो हो सकता है कि वो इस एरिया में सेडिमेंट डिपॉजिट करे, और फिर क्या है कि इस एरिया में सेडिमेंट फिर काटे, इस एरिया में डिपॉजिट करे। तो एक पैटर्न, अल्टरनेटिव पैटर्न बनना है रिवर का, डिपोजिशन का और किसका, इरोजन का। तो अगर रिवर इस एरिया से काट रही है, तो धीरे धीरे ये एरिया इस तरफ बढ़ना शुरू कर देगी, और ये एरिया अंदर की तरफ जाएगी, क्यों, इस एरिया में क्या हो रहा है, डिपोजिशन, इस एरिया में क्या हो रहा है, इरोजन। तो ये धीरे धीरे पैटर्न रिवर का ऐसा सा हो जाएगा, कहीं ऐसे, कैसे, ऐसे, ऐसे क्यों हो रहा है कि इस एरिया में क्या मैं कह रहा हूं, इस एरिया में रिवर क्या करे, इस एरिया में इरोजन करके इस एरिया में डिपोजन, तो ये वाला अंदर रिवर की अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, और ये वाला बाहर। किसकी वजह से हो रहा है, ये रिवर की स्ट्रीम और स्लोप की वजह से भी हो रहा है। और रिवर का जो नेचर है, रिवर के वाटर का मूवमेंट का जो नेचर है, फ्लो का जो नेचर है, कोरलिस फोर्स की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, वो भी एक रिवर के मियांडरिंग में ट्रिगरिंग इफेक्ट है। तो इस जो एरिया का जो इस तरीके की शेप बोल रही है, उसको मैं बोल रहा हूं मियांडरिंग। एक चीज समझ में आई, मियांडरिंग का मतलब हुआ कि ड्यू टू द लैक ऑफ स्लोप और रोटेशन ऑफ द अर्थ और अदर एनी फैक्टर, कोरलिस फोर्स की वजह से, कोई भी फैक्टर होता है उसकी वजह से रिवर क्या करती है, एक तरफ क्या करती है, एक तरफ से इरोजन करती है, वो इरोजन दूसरी तरफ डिपॉजिट करती है, फिर इरोजन करती है, फिर डिपॉजिट करती है। उसके जो फाइनल शेप है, वो एक सर्पेंटाइल फ्लो में आ जाती है, सर्प की तरह फ्लो में आ जाती है। उस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं मेंडरिंग। तो ये प्रोसेस समझ में आ रही है, मेंडरिंग। अब देखो मेंडरिंग के बाद क्या होगा, धीरे धीरे कि ये जो एरिया है, धीरे धीरे क्या होगा कि ये वाला एरिया, कि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से पहले रिवर फ्लो कर रही थी, तो डिपोजिशन की वजह से ये जो रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, डिपोजिशन की जो सीधी फ्लो कर रही थी, ये वाला डिपोजिशन की वजह से ये वाला एरिया एकदम रिवर से कट हो जाएगा। क्यों, पहले उसी एरिया में वाटर फ्लो कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे डिपोजिशन हुआ, तो ये एरिया धीरे धीरे कट हो जाएगा, और वो रिवर से उसका कोई भी लिंक नहीं रहेगा। इसको बोलूंगा ऑक्सबो लैक, ऑक्सबो लैक, या कहूं हॉर्सशू लैक, हॉर्सशू लैक। एक चीज समझी मैंने
कि मियांडरिंग हमेशा रिवर की होती है, मियांडरिंग की वजह से क्या बनता है मेरा ऑक्सबो लेक, या दूसरे शब्दों में कहूं इसको बहुत से लोग बोलते हैं हॉर्सशू लेक। तो एक चीज समझनी है मुझे कि मियांडरिंग हो रही है, मियांडरिंग की धीरे धीरे वजह से दो चीज हो रही, कट हो रहा है रिवर में, इरोजन भी हो रहा है, मियांडरिंग इज द इरोजन एंड डिपोजिशनल, दोनों लैंड फॉर्म हो रही है, इरोजन डिपोजिशनल हो रही है, पहले इरोज होगा फिर डिपोजिशन होगा, फिर इरोजन होगा फिर डिपोजिशन होगा, और उसकी वजह से जो लैंड फॉर्म बना उसको मैं बोल रहा हूँ ऑक्सबो लेक, या दूसरे शब्दों में कहूँ हॉर्सशू लेक। वही सारा मेरा चैप्टर में मुझे पढ़ना है, कैसे मियांडरिंग में। कह रहा है meandering the stream that flow rapidly over a steep gradient, normally erosion is considered on bottom stream channel. Also in the case of steep gradient, uh, स्टीप ग्रेडियंट लेटरल इरोजन ऑन द साइड ऑफ द बेलीज, बेलीज के दोनों साइड पे जो इरोजन होता है, नॉट मच व्हेन कंपेयर टू द स्ट्रीम, फ्लोइंग लो एंड जेंटल स्लो बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन। उनमें जो लेटरल इरोजन होता है, स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर ए जेंटल स्लोप डेवलप ए सिनियस मियांडरिंग कोर्स। इट इज कॉमन फाइंड मियांडरिंग कोर्स ऑफ फ्लड प्लेन, जहां पे प्लेन एरिया होता है उसमें मियांडरिंग पाया जाता है, और धीरे धीरे लास्ट में वो डेल्टा टाइप बना लेती है। और ग्रेडियंट आर वेरी जेंटल, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ऑफ द रॉक या स्लोप ऑफ द रिवर उतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत जेंटल होती है। तो और कह रहा है वेरी डीप वाइड मियांडरिंग कैन बी कॉल्ड एज द कट, जिस एरिया में कट होता है उसे कट बोलते हैं। सच मियांडरिंग कॉल्ड इंसिस्ट और इंस्टेज, जिस एरिया में ज्यादा कट होता है उस एरिया में क्या बोलते हैं, इंसिस्ट, इंसिस्ट और इंट्रेंच्ड मियांडरिंग। ये सारी चीजें कि जिस एरिया से रिवर इरोजन कर रही है उस एरिया को क्या कहता हूँ, इंसिस्ट और इंट्रिस्ट मियांडरिंग। मियांडरिंग लूप डेवलप ओरिजिनेट जेंटल सरफेस, इनिशियली ये जेंटल सरफेस वो सारी दे बार्डरिंग भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ते रिवर टेरिस। मियांडरिंग हमने देखा, आप समझते रिवर टेरिस। रिवर टेरिस क्या होता है, रिवर टेरिस समझने के लिए अगर इसमें कोई मैप हुआ तो मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। इसी मैप से समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये वाला, कि अगर रिवर का क्या है, रिवर का अगर मान लो कि रिवर का ये पूरा फ्लड प्लेन था, इस एरिया में रिवर आ रही थी सीधा सा, कि इस एरिया में रिवर आती है, फ्लड आया तो आपने देखा होगा यहां तक इसका रिवर का क्या है, फ्लड प्लेन, ये जो पूरा एरिया है यहां से यहां तक फ्लड प्लेन है। अगर फ्लड आया तो रिवर पूरी उस एरिया में फैल गई, लेकिन जब वो फ्लड गया कुछ दिन बाद हमने पहला कि उस एरिया में ऐसे घाट टाइप बन जाते, टेरिस टाइप बन जाती है, उसको मैं बोल रहा हूँ रिवर टेरिस। रिवर टेरिस बनने का रीजन क्या है, फ्लड आना किसी भी एरिया में। वो रिवर टेरिस पेयर्ड में भी हो सकते हैं, नॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं। ये पेयर टेरिस दिखाए गए, अनपेयर टेरिस दिखाए गए, वही कह रहा है कि किसी भी फ्लड प्लेन एरिया में जहां पर रिवर का एक बहुत ज्यादा कैचमेंट एरिया हो जाए ड्यू टू द फ्लड, फ्लड की वजह से फ्लड वो धीरे धीरे फ्लड कम हो जाएगा, उस एरिया में क्या है, टेरिस टाइप, अगर रिवर के पास आप गए हो टेरिस टाइप इरोजन होता है, उसको मैं बोल रहा हूँ रिवर टेरिस। रिवर टेरिस may be paired terrace or unpaired terrace, that is depend on the erosion nature of the रिवर, इरोजन नेचर पे डिपेंड करता है। वही सारी चीज है, रिवर टेरिस आज सरफेस मार्क ओल्ड वैली फ्लोर ऑफ फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन पर डिपेंड, दे मे बी बेड रॉक सरफेस विदाउट एनी एल्वल कवर। एल्वल टेरिस कंसिस्ट स्ट्रीम डिपोजिट, स्ट्रीम की वजह से बन रहा है। रिवर टेरिस में इसकी प्रोडक्ट ऑफ इरोजन एज ए रिजल्ट इन वर्टिकल इरोजन भी हो सकता है, फ्लड प्लेन एरिया में डिपोजिशन हो सकता है। नंबर ऑफ सच टेरिस, हाइट इंग्रेडिएंट, वो हाइट पे उन पे सारी पे डिपेंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें कही है। पेयर पेयर टेरिस का मतलब जितने भी इधर मिलेंगे सेम शेप का उधर भी मिलेगा आपको, उसको बोल रहा हूं पेयर टेरिस। और जो इस तरफ है वो इस तरफ नहीं है, मतलब पेयर्ड में नहीं, उसको बोल रहा हूं अनपेयर टेरिस। When a terrace is present only on one side of the stream and maybe none of the other side is called as the unpaired terrace। ये सारी चीज द terrace are called non-pair terrace। अनपेयर टेरिस आर टाइपिकल एरिया ऑफ स्लोअर अपलिफ्ट, ये सारी दिया गया किसकी वजह से, फिर कह रहे हैं ये क्यों बनते हैं, ये इसलिए बनते हैं द टेरिस में भी रिजल्ट ड्यू टू रिसीडिंग वाटर, पानी का रिसीड कम हो जाना, पानी का उस एरिया से निकल जाना,
और कह रहा है पीक फ्लो के बाद चेंज इन हाइड्रोलॉजी में चेंज हो जाना, क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेक्टोनिक अपलिफ्टिंग की वजह से, सी लेवल की वजह से। टेक्टोनिक की वजह से क्या है, अगर रिवर का बेड एरिया है वो भी बढ़ जाए, ये सारी चीज कह रहा है। फिर हमारे आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हमने अब तक पढ़े रिवर की वजह से जो भी हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म बने, रिवर के इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से बने, इरोजनल लैंडफॉर्म, इरोजन लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म मेरे कौन कौन से बने हैं। पहला मेरा बना क्या, वैलीज, बी शेप्ड वैली, बी शेप्ड वैली। फिर मेरा बना क्या, जॉर्ज। फिर मेरा बना थर्ड स्टेज पे क्या, कैनाइंस, कैनाइंस। फिर मेरा क्या बन रहा है, चौथी स्टेज पे, चौथी स्टेज पे मैंने बोला पॉट हॉल्स, पॉट होल्स। और क्या, और सिंकिंग होल्स भी जिन्हें मैंने बोला सिंकिंग, पॉट होल्स के बाद मेरा बोला सिंकिंग होल्स, जो वाटरफॉल की वजह से बन रहा है, सिंकिंग होल्स। प्लंज भी जिसे बोल रहा हूं, सिंकिंग होल्स या प्लंज। और फिर मेरा 6 नंबर का जो मैंने रिसेंटली अभी पढ़ा, जो मेरा किसकी वजह से बन रहा है, इरोजन की वजह से, जिसको मैंने बोला क्या, जिसको मैं बोल रहा हूं, जिसको मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा, उसको मैंने बोला रिवर टेरिस में, रिवर मियांडरिंग, मेरी इरोजन की वजह से, मियांडरिंग, सॉरी मियांडरिंग, कंफ्यूज मत होना, मियांडरिंग, मियांडरिंग इरोजन की वजह से है। और फिर मैंने बोला रिवर टेरिस, ये मेरे किसकी वजह से, इरोजन लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म, बी शेप्ड वैली, जॉर्ज, कैनाइंस, पोर्ट हॉल, सिंक होल और प्लंज, मियांडरिंग, रिवर टेरिस, ये मेरी किसकी वजह से हो रहे हैं, ये मेरी इरोजन की वजह से हो रहा है। मियांडरिंग दोनों की वजह से होता है, मियांडरिंग इरोजन और डिपोजिशन दोनों में आ सकता है, इसको अगर मैं एक्सेप्शन मान लूं। और ऑक्सबो लैक मेरी डिपोजिशन की वजह से होती है, नॉट दोनों की वजह से। ऑक्सबो लैक जो फाइनली बनती है या हॉर्सू लैक बनती है, वो मेरी डिपोजिशन के वजह बनती है। तो ये मेरे जो भी लैंड फॉर्म बन रहे हैं किसी भी एरिया में, रिवर्स के एरिया में, रिवर्स की एरिया में, उनको मैं बोल रहा हूँ इरोजन की वजह से मेरे लैंड फॉर्म बन रहे हैं, रिवर के कटाव की वजह से। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड द, इसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम मूव कर रहे हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का सीधा से समझो, पहला वर्ड दिया एलुवियल, एलुवियल प्लेन, एलुवियल प्लेन का मतलब सीधा सा समझो फेंस। ऐसे समझो कि अगर ये रिवर, यहाँ पे कोई मैप नहीं डाला है, अगर ये रिवर माउंटेन से यहां निकल रही है, ये तो माउंटेन से यहां निकलने के बाद इस एरिया में क्या होगा, रॉक, अगर मेरी एलुवियल है तो यहाँ पे मिट्टी छोड़ के जाएगी, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी छोड़ के जाएगी रिवर चारों तरफ, और फिर वो धीरे धीरे यहाँ पे सीधे यहाँ पे जब डेल्टा आके बना लेगी। तो जो इस एरिया में लैंड फॉर्म बन रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ एलुवियल प्लेन्स। अगर मैप अगर इसका है तो देखो, ये रिवर माउंटेन से निकल रही है इस एरिया में, ये जो डिपोजिशनल फॉर्म है, ये मिट्टी सेडिमेंट रह गए इस एरिया में, और ऊपर से दूसरी रिवर वो निकल गई, उसको मैं बोल रहा हूं क्या, डिपोजिशनल प्लेन्स या एलुवियल फेंस, एलुवियल, एलुवियल फेंस, पंख टाइप स्ट्रक्चर, एलुवियल फेंस, फेंस। एलुवियल फेंस का मतलब रिवर ऊपर से लोड लेके आई काट के, जैसे ही वो प्लेन एरिया में आई तो वहां पे क्या है, डिपॉजिट अपना छोड़ के चलेगी पंख टाइप में, इस एरिया में, इस एरिया में जो ये डिपॉजिट या सेडिमेंट छोड़ के चलेगी उसको बोला मैंने एलुवियल प्लेन, फेंस, फेंस। तो वही कह रहा है एलुवियल, एलुवियल फेंस आर फॉर्म्ड व्हेन द स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल ब्रेक इनटू अ
foot slope plain, low grade, normally very coarse load and carried by stream flowing over a mountain slope. This load become too heavy for stream to carry out gentle. सीधा सा है कि अगर ऊपर से लोड लेके आ रही, सेडिमेंट रिवर लेके आ रही है, तो जैसे वो प्लेन एरिया में एंटर करेगी तो वहां पे कुछ लोड छोड़ देगी कि वो इतना ज्यादा रिवर कैरी नहीं कर सकती। उसी लोड की वजह से जो लैंडफॉर्म बना उसको मैंने बोला एलुवियल फेंस। वही सारा एलुवियल फेंस की बात हो रही है कि एलुवियल फेंस क्या है। फिर एलुवियल फेंस के बाद फिर कह रहा है कि लास्ट में रिवर, लास्ट में अगर ये रिवर ऐसे निकली, ऐसे निकलने के बाद लास्ट में अगर ये रिवर जहां पे भी लास्ट होगा वहां पे जो फॉर्म बनाएगी दैट इज डेल्टा। तो अगर आ जाए कि एलुवियल फेंस डेल्टा से पहले बनता है या बाद में, तो याद रखना बिफोर डेल्टा बनता है। वो रिवर धीरे धीरे मेandering करते हुए ओशन में या सी में या बे, किसी बे में मिलेगी, वहां पे सारा जितना भी लोड होगा उसको छोड़ देगी। उस प्रोसेस को मैं बोलूंगा डेल्टा। वही है डेल्टा लाइक एलुवियल फेंस की वजह से होता है, लेकिन उसका डिफरेंट लोकेशन पर होता है, उसका एरिया एज कंपेयर टू एलुवियल फेंस इज मोर, ज्यादा होता है। तो कहता है कैरिड बाय द रिवर डम्प्ड इन स्प्रेड इनटू सी, दिस इफ द लोड इज नॉट कैरिड अवे फ्रॉम इनटू सी और डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोस्ट स्प्रेड एंड एक्यूमुलेटेड एज अ लो कॉन्स, अनलाइक एलुवियल फेंस द डिपॉजिट मेकिंग डेल्टा, डेल्टा बनाती है आर वेरी वेल सॉर्टेड। ये सारी चीजें ये यहाँ से सीधे निकल रही कि डेल्टा कैसे बनता है। जैसे अगर ये रिवर यहाँ से निकल के आ रही है, यहां से रिवर निकल के पहले स्टेट आई, फिर धीरे धीरे मेandering किया, इस एरिया में मान लो उसने मेandering के बाद यहाँ पे एलुवियल फेन माउंटेन से मान लो एलुवियल फेंस बनाएगा। एलुवियल फेंस का मतलब whenever river have more load, here river release some load, कुछ लोड रिलीज कर देगी। क्यों? रिवर की कैपेसिटी नहीं है आगे की तरफ उस रेड को लोड को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। उस लैंडफॉर्म को मैं बोलूंगा एलुवियल फेंस। एलुवियल फेंस कहां बन रहा है? यहां पे स्लोप बिल्कुल नहीं होगी, स्लोप नहीं होगी और प्लेन का जैसे ही शुरुआत हो जाएगी, फिर ये धीरे धीरे क्या है, रिवर जैसे ही मेरी किसी सी में ओशन में मिलेगी तो यहाँ पे सारा लोड छोड़ देगी और वो लाइक एज अ रिवर के फुट हिल की तरह बन जाएगा। उसको मैं बोलूंगा डेल्टा। डेल्टा जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा है, वो सेडिमेंट की वजह से बने हुए। अब एक चीज, जिस रिवर का कोर्स एरिया उतना ज्यादा और कितनी हैवी रॉक से या कितनी सेडिमेंट्री रॉक से आई है इरोजन उतना ज्यादा, जितना इरोजन ज्यादा डेल्टा उतना ही बड़ा। तो जो रिवर इरोजन लेके आएगी, जो रिवर अपने साथ लोड लेके आएगी वो तो डेल्टा बनाएगी। अगर कोई रिवर हार्ड रॉक से होके आ रही है तो वो बनाएगी एस्चुरीज, वो डेल्टा नहीं बनाएगी। दैट्स वाई नर्मदा एंड तापी इन इंडिया फॉर्म्ड एस्चुरीज। नर्मदा और तापी इंडिया में एस्चुरीज बनाती हैं। वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ये कि ये हमारा कैसे सी में मिल जाता है, उसको मैं बोलता हूं फ्लड। क्या नाम है इसको? मैं बोलता हूं क्या, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा डेल्टा है। अब आ जाता है फ्लड प्लेन एंड नेचुरल लीवीज। फ्लड प्लेन एंड नेचुरल लीवीज, इसको ऐसे समझो, अगर डायग्राम है, इसमें डायग्राम डाले नहीं है, ये जो हमने अभी पढ़ा रिवर मेandering कैसे कर रही है, मेandering, ये सारी चीजें कास्ट टॉपोग्राफी। इसको फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार्स को हम ऐसे में समझ लेते हैं कि अगर कोई रिवर इस एरिया में फ्लो कर रही है, ये रिवर का पूरा मैं मान लेता हूं, ये रिवर का क्या है, ये रिवर का ये फ्लड प्लेन्स है। इस एरिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फ्लड रिवर फ्लो कर रही थी, फ्लड के टाइम पे फ्लो कर रही थी। धीरे धीरे ये इस एरिया को मैंने पूछा, ये पूरा एरिया मेरा कहा जा रहा है फ्लड प्लेन्स। जितनी रिवर की कैचमेंट एरिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फ्लड, उसको मैंने बोला फ्लड प्लेन्स। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये रिवर धीरे धीरे सिमट के ऐसे ऐसे आ जाएगी, ऐसे। इसका यही होगा
कि ये रिवर का यहाँ तक ये फ्लड प्लेन से यहाँ तक, जो इस एरिया में जो इस एरिया में फ्लड प्लेन्स की वजह से क्या होगा, रिवर यहाँ से फिर कुछ इरोजन लाएगी, यहाँ पे कुछ बाउंड्री टाइप बना देगी दोनों तरफ। उस बाउंड्री को मैं बोलूंगा नेचुरल लीवीस। लीवीस, नेचुरल लीवीस। मैप है नहीं ना, और अच्छा बनाता है। जो बाउंड्री टाइप बना देगी, जब वो फ्लड जाएगा उस एरिया से, तो इरोजन करके इस एरिया से लाएगा, तो यहाँ पे रिवर एक बाउंड्री बना लेगी, यहाँ पे बना लेगी, उसको बोलूंगा नेचुरल लीवीस। यही सारी मुझे चीजें पढ़नी है कि नेचुरल लीवीस क्या होता है,